नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मनी 9। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे हैं लगातार 5 दिन से लगातार खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। अब हम पहुंच गए हैं हफ्ते के आखिरी पड़ाव पर, यानी कि कारोबारी सत्र, आखिरी कारोबारी सत्र हफ्ते की। और उसमें अब आपको कैसे रणनीति बनानी है, क्योंकि 5 दिन से लगातार जो तेजी हुई है, क्या वो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन थम तो नहीं जाएगी, रुक तो नहीं जाएगी, क्या वो मुनाफा वसूली में तो नहीं बदल जाएगी? चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रेलिगे ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि लगातार 5वें दिन हमने देखा है कि मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। वीकली एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो 5वें दिन लगातार तेजी के साथ क्लोजिंग होना, और वो भी 25,000 के ऊपर पहली बार निफ्टी में हमने देखा है क्लोजिंग देखने को मिली। कल के सेशन की जहां तक बात है तो निफ्टी 60 अंक चढ़कर, सेंसेक्स 126 अंक और बैंक निफ्टी महज 10 अंक के ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। लेकिन निफ्टी में पहली बार 25,000 का लेवल भी पार हुआ, रिकॉर्ड हाइज भी बने और उसके ऊपर ही हमने देखा क्लोजिंग भी होती हुई दिखी है। सेंसेक्स ने 82,000 का जो लेवल है उसको पार किया, और जो दिन के दौरान हमने देखा 82,129, ये रिकॉर्ड हाई लेवल्स हैं जो कि सेंसेक्स ने छुए हैं। और बैंक निफ्टी में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जो हायर लेवल्स बने थे दिन के दौरान, हमने इंट्राडे हाई छुआ था 51,887 का, वहां से 313 अंक गिरकर बंद हुआ है। और ये कल की बात नहीं है, परसों भी कुछ ऐसा ही रुझान हमने बैंक निफ्टी में बनता हुआ देखा था। तो सर रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी में अब कैसे रणनीति बनानी चाहिए? 25,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जहां तक कॉल रेटिंग का सवाल था। हमारे साथ तो एक्सपर्ट जुड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि 25,000 के ऊपर टिकना, उसके ऊपर की क्लोजिंग बहुत अहम है। अब जब हम 25,000 के ऊपर बंद हो गए हैं, क्या अब नई तेजी की शुरुआत होगी? सर अगले टारगेट्स क्या निकल रहे हैं निफ्टी के लिए? देखिए, फिलहाल तो अभी निफ्टी यहाँ पर अग्रेसिव अप ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 25,000 के लेवल पे बहुत से लोगों ने डाउट किया होगा, लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम्स को देखें तो मैंने बहुत पहले इस चीज को हिंट किया था कि 25,000 के लेवल तो आएंगे और कोई रिस्क इसमें नहीं होगा। स्टॉक चले नहीं चले, इंडेक्स जरूर चल जाएगा। अब इस समय आपको स्ट्रैटेजी पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद काम करते हैं। अब चूंकि आज जिस हिसाब से मार्केट खुलेगा उसको देखेंगे, लेकिन अगर 25,040 के ऊपर मार्केट, नोट कर लीजिए, पेन पेपर लेके बैठे हैं नहीं बैठे हैं, अगर नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए। 25,040 के ऊपर निफ्टी जैसे ही ओपन होगा, आपको यहाँ पर बाय की कॉल इनिशिएट करनी, यानी कि अगर फ्यूचर देख रहे हैं तो 25,110 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी 60 पॉइंट का अपसाइड होगा। 24,950 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो ही रिस्क होगा, यानी कि अगर ओपनिंग मैं ये मान के चलता हूं कि चलो नीचे की अगर होती है तो कहां से लूंगा, तो 24,980 इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो टारगेट होंगे 24,920 के। अब ऑप्शन ट्रेड भी यहां पर आपको बता देता हूं। तो पहला ऑप्शन ट्रेड अगर ओपन ऊपर होता है तो 24,950 का कॉल उस समय चल रहा होगा 200 रुपए, और आपको करना है बाय। अपसाइड टारगेट होगा 245 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 170 रुपए का। अब आते हैं नीचे साइड पे। अगर 24,980 के नीचे मार्केट चलता है तो आपको करना है 25,050 की पुट यहां पर बाय, जो कि उस टाइम पे ये भी लगभग होगी 195 से 200 रुपए के पास। नोट कर लीजिए अच्छे से, प्रीमियम देख लीजिए और वहां पर करिएगा इसको बाय। अब टारगेट कितना है, इसका भी टारगेट वही होगा 250 के आसपास तक। जैसे ही आता है आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। मार्केट में कुछ भी हो, आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ये दो स्ट्रैटेजी जो कि आपको ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से, और फ्यूचर ट्रेड करना है तो फ्यूचर ट्रेड के हिसाब से भी आपको प्ले करना है। सेंटिमेंट पे मत बहिए, मार्केट जिस साइड जाए उस साइड चलिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए। सर एक बार अगर आप कॉल प्लीज रिपीट कर दें, मैं वो स्ट्राइक प्राइस नहीं नोट कर पाया था। जी, 24,950 की कॉल जो कि उस समय चल रही होगी 200 के पास, उसको आपको बाय करना है। और अगर नीचे की साइड पे देखते हैं तो 25,050 वाली पुट बाय करनी है, वो भी 205 के ऊपर बाय करनी है। यानी कि दोनों साइड पे आपको यहां पर बाय करके चलना है। अगर मार्केट ऊपर खुली तो कॉल बाय करेंगे, नीचे गई तो पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो 25,000 की 25,050 की पुट, अगर बाजार नीचे की तरफ चलता है तो आपको पुट खरीदनी है, ऊपर की ओर चलता है तो फिर उस केस में आपको कॉल लेके चलनी है 24,950 की, जो कि 200 रुपये के आसपास होगी। 250 रुपये के आसपास के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस आपका बनेगा उस केस में 170 रुपये का। बैंक निफ्टी सर हमने देखा नई सीरीज की शुरुआत हुई है। 31 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता हुआ दिखा था, मंथली एक्सपायरी थी, और उसके बाद भी हमने देखा है कि जो शुरुआत हुई है हायर लेवल्स पर बैंक निफ्टी के लिए टिकना काफ़ी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो हायर लेवल्स पे मुनाफा वसूली हो रही है,
कैसे रीड कर रहे हैं सर इस पूरी सीरीज के लिए? हम निफ्टी या बैंक को अगर अप्रोच करना हो तो क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस होंगे? देखिए, फिलहाल तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी कोई गिरावट के संकेत नहीं है। लीडर्स गिर रहे हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 51,300 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो अब यहाँ पर रुकती हुई से नजर आएगी। ज्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं है। वापस से 51,800 और 52,000 की तरफ अब लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और चूंकि आज देखा जाए तो जिस हिसाब से ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है उसमें मुझे लगता है कि थोड़े पॉजिटिव संकेत यहाँ पर ज्यादा हैं। और ट्रेडिंग लिहाज से ऑप्शन, मतलब आप संदीप जी क्या चाह रहे हैं? सारी ऑप्शंस भी बता डालें, फ्यूचर भी बता डालें, सारे ट्रेड की तैयारी करवा दें? सर हम तो महत्वाकांक्षी हैं, मैं तो होपफुल भी नहीं कहूँगा। जी, तो आप एक बार जरूर रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी शायद बोल देता हूँ। और आप जब रिपीट करते हैं तो लोग और ध्यान से नोट कर सकते हैं। तो पहला फ्यूचर ट्रेड अगर आप देख रहे हैं तो अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पर 51,600 के ऊपर ओपन होता है, 564 की क्लोजिंग है, 51,600 के ऊपर ओपन होता है, बाय करके चलना है। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट होगा 150 रुपए ऊपर, यानी कि 750 रुपए का। डाउन ठीक साइड है। के लिए भी देख ले। डाउन साइड पे 51,500 के नीचे ओपन होने पे टारगेट होगा 51,300 का। तो आपको यहां पर भी वही 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का टारगेट। अब आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेड पे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड अगर नहीं दूंगा तो अभी संदीप जी तुरंत पूछ लेंगे, तो पहले ही देना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेड पे जाते हैं तो पहला, फिर से देखिए, मैं सेल साइड इसीलिए ज्यादा नहीं करने की कोशिश करता, डरता बहुत हूं, बहुत बड़ा नुकसान इन्वेस्टर को ना हो पाए। सेबी का वो भी डिस्क्लेमर भी है कि लोग नुकसान करते हैं बहुत ज्यादा। तो बाय साइड से चलेंगे तो लिमिटेड नुकसान होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी आपको बढ़िया मिल सकता है। पहला ट्रेड है 51,500 वाले कॉल को ध्यान रखिए। अगर ये मार्केट ऊपर खुलती है, ऊपर खुलने का मतलब है कि 600 के ऊपर खुलती, तो ये जो अभी इस समय आपको क्लोजिंग जो कल हुई थी वो हुई थी 480 के पास। बाय करना है आपको 515 के ऊपर, यानी कि जब गैप अप होगा तो वो भी तो, कॉल भी तो बढ़ेगी, तो 515 ऑब्वियसली। के ऊपर बाय करके टारगेट होगा 650 रुपए का। स्टॉप लॉस देखते हैं तो यहां पर 50 रुपए का लगाकर चलेंगे। तो पहला ट्रेड हो गया बाय साइड के लिए। अब अगर मान लीजिए कि मैं गलत हो जाता हूं और ऐसा लगता है कि नहीं, नीचे साइड भी खुल गई, तो यहां पर 51,500 के नीचे जैसे ही मार्केट जाता है, यहां पर आप एक्टिव हो जाइएगा 51,700 की पुट पे, जो कि क्लोजिंग आई है 450 रुपए की, और आपका जो ओपनिंग होगी वो होगी 500 के पास। अगर 51,500 के नीचे मार्केट खुलती है तो क्या करना है? 500 पे करना है बाय। टारगेट होगा 650 का, स्टॉप लॉस होगा 50 पॉइंट का, यानी 450 का। तो ये ट्रेड हैं जो आपको माला माल करेंगे। और अगर लेवल्स नोट नहीं किए, 4 बार वीडियो सुनिए, समझिए, अलग से शॉर्ट करके मत चलिए। ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर नहीं आप नोट कर पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। फ्यूचर्स का ट्रेड आपने बोला है कि अगर 51,600 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिखता है, 51,564 की क्लोजिंग है आप देख पा रहे हैं, तो उसमें आपको बाय करना है। 70 पॉइंट ऊपर आपका जो टारगेट प्राइस है वो हो सकता है। और माफ़ कीजिए, 51,750 का ये टारगेट जो है वो आपका उस केस में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप पुट साइड में जाएं या फिर ऑप्शंस के साइड में जाएंगे तो 51,500 के ऊपर अगर हम खुलते हैं तो आपको कॉल खरीदनी है। 515 रुपये के ऊपर के आसपास जो प्राइस होगा उस समय आपको, अगर आप एंट्री मिलती है तो 650 रुपये का टारगेट होगा, और 50 पॉइंट नीचे आपका जो स्टॉप लॉस है वो हो सकता है। अगर नीचे की ओर ओपनिंग होती है 51,700 का, अगर आपको लेवल, माफ़ कीजिए, अगर नीचे की ओर ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की, तो 51,700 की जो पुट है वो आपको 500 रुपये के आसपास मिलेगी। उस केस में आपका टारगेट 650 का होगा, और 50 पॉइंट नीचे यानी कि 450 रुपये के आसपास आपका जो स्टॉप लॉस का लेवल है वो बनता हुआ दिखेगा। तो एक ओवरऑल देखें तो क्या कहते हैं उसे, कंप्रीहेंसिव आपको कवरेज मिल गया है। निफ्टी की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, फ्यूचर्स के ट्रेड भी मिल गए हैं, और उसके साथ साथ कॉल पुट में कैसे आपको पोजीशंस बनानी है वो भी आपको बता दिया। ये एक फ़ायदा है सर, मैं अगर मौका लेके बोल पाऊँ, जब रवि जी आप जुड़ते हैं तो नॉर्मली हम देखते हैं कि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो देकर अपना क्या कहते हैं कि काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं सर, और खासतौर पे कॉल पुट दोनों तरह से कवर करके बता रहे हैं, जिस तरह से आप निवेशकों का ध्यान रखते हैं, यही वो चीज़ है, शायद आपकी जो फैन फॉलोइंग है शायद इसीलिए काफ़ी ज़्यादा है।
जी संदीप जी, देखिए आप जैसे जब दोस्त यार और एंकर होते हैं, मैं तो आपसे बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि आप मेरे दोस्त भी हैं और एंकर भी हैं। और आपसे जब डिस्कशन होता है तो हमेशा इस बात का, आप जिस तरीके से आप सवाल पूछते हैं, मतलब आप कोई एंगल छोड़ते नहीं है, आगे का पीछे का, मार्केट पे किस तरीके से इन्वेस्टर का फायदा हो पाए, जिसकी वजह से हम इतनी मेहनत करते हैं कि आपको पूरे जवाब भी दे पाए। सौभाग्य है सर, आप हमें दोस्त यार मित्र बनाने का मौका देते हैं या इस लायक समझते हैं। और दूसरी बात, आपसे ही सीखे हैं सर, आपसे काफ़ी टाइम से मुलाकात हुई है, काफ़ी सालों से आपसे जानते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं आपसे। और वैसे ही सवाल फिर पूछना भी सीख गए हैं, तो उससे आपकी जो नॉलेज का भंडार है, जो आप अथाह आपका जो ज्ञान है, उसमें से कुछ हम भी थोड़ा सा अपने लिए ले आते हैं और हमारे दर्शकों का भी उससे फ़ायदा कराने की कोशिश करते हैं। चलिए सेक्टर्स की बात करते हैं। तो कल के सेशन में हमने देखा एनर्जी, पीएसयू, तेल गैस, मेटल और इंफ्रा, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स है जहां पे जमकर खरीदारी देखने को मिल रही थी। और जहां तक बिकवाली की बात है तो मीडिया, रियल्टी, कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक, ये कुछ ऐसे तबके हैं जहां पे कमजोरी के साथ हमने कल के सेशन में क्लोजिंग जो है वो बनती हुई दिखी है। तो सेक्टोरल रुझान में सर हमने देखा है कि लास्ट टाइम भी जब आप हमारे साथ जुड़े तो आपने चार ऐसे पीएसयू थे तेल गैस सेक्टर से जो आपने बताया था मल्टी बैगर बन सकते हैं। और इनफैक्ट वहां से देखें तो लगातार पीएसयू शेयरों की बात करें या तेल गैस शेयरों की बात करें तो उनमें खरीदारी ही देखने को मिल रही है। तो पीएसयू और तेल गैस शेयरों की तेजी क्या लंबी चलने वाली है? यहां पे भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है? देखिए, फ्रेश खरीदारी के लिए तो आपको समय समय पर लेवल मिलते रहेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इनमें आपको बेयरिश नहीं जाना है। और जब भी कोई भी स्टॉक में एंट्री करिए, जैसे मैं एक सिंपल फॉर्मूला यूज करता हूं कि अगर जैसे सपोज करिए कोई स्टॉक मैंने बाय किया और इमीडिएटली उस स्टॉक पे मुझे 5 से 8% का गेन जो मुझे पूरे महीने में मिलना चाहिए 2 दिन में मिल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ 40% पोजीशन को प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। आपने जो इशारों में बात की उसकी गेल की बात करें तो 10% की रैली देखने को मिली है, तो थोड़ा बुक करना यहाँ पर बन जाता है। वापस से 230 के आसपास आता है तो फिर से बाय करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी रखें। पीएसयूज में थोड़े बैंक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग की तरफ एक्यूमुलेशन बनाकर रखें। नेक्स्ट वीक में, नॉट दिस वीक, आज चूंकि लास्ट ट्रेडिंग डे है तो थोड़ा कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगले हफ्ते में पीएसयूज के बैंकिंग काउंटर में थोड़ा ट्रैक्शन बढ़ेगा और वहां पर तेजी हो सकती है। तो पोजीशन बनाकर रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। और पीएसयूज में अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहें, और आप वहां पर अगर आप मौका देखते हैं तो आपको मिलेगा, जिसमें कि आप स्टॉक अगर बढ़ा है तो करेक्शन पे मिलेगा, अगर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है तो वापस से बॉटम आउट होता हुआ मिलेगा। चलिए, तो पीएसयूज़ की आपने बात करी जहाँ पे मौके बनते हुए दिखेंगे। और इनफैक्ट आपने सर मेरा जो अगला सवाल है उसको प्रीएम्प्ट कर भी लिया है। मैं पीएसयू बैंक और रियल्टी शेयरों पर आपसे पूछने भी वाला था, क्योंकि पीएसयू बैंकों में जिस तरह से गिरावट हो रही है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि पीएसयू बैंकों की ये गिरावट जो है क्या ये और लंबी चलेगी या फिर यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो सर ने बता ही दिया है। सर उसमें केवल एक आईडीबीआई बैंक है जो कि मैं और शामिल करना चाहूँगा, जहाँ पे कुछ प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो नाम है वो सामने आने लगे हैं। अब कोटक का नाम भी इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है फेयरफैक्स के अलावा। तो एक तो ये आईडीबीआई बैंक, और दूसरा जो रियल्टी शेयरों में सर जो इंडेक्सेशन की बात हुई थी बजट में, उसको वापस कंसीडर करने की जो बातचीत है वो सरकार की ओर से निकल के सामने आ रही है, ऐसा न्यूज़ फ्लो है। तो पीएसयू बैंक्स में आईडीबीआई बैंक और रियल्टी शेयरों पे अपनी राय दीजिए। देखिए, मैं आईडीबीआई के साथ आपको आईडीएफसी फर्स्ट पे भी दे देता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जनरेट कर रहा है और मैं देख पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आईडीबीआई बैंक ऐसा है कि जिसने अभी 104 रुपए की बढ़त दिखाई थी करेक्शन मोड में। आपको पहले ही बताया थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है, 98 के पास वापस अट्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन 120 का लक्ष्य जल्द अचीव करेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं, 75-74 के पास अट्रैक्शन है, वापस से 110 के टारगेट दिखाई देंगे, यानी 110 तक तो अभी नहीं मारा है लेकिन हाँ मार जाएगा, तेजी का ट्रेंड बनेगा। यहाँ पर अच्छा खासा एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है। बैंकिंग में पॉजिटिव रहिए, दिग्गज बैंकों से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। दिग्गज बैंक में कौन से आते हैं? कोटक बैंक से दूरी बना लीजिए, आईसीआईसी बैंक को थोड़ा दिन छोड़ दीजिए, एचडीएफसी बैंक को अभी आज के दिन तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है और थोड़ा रिलैक्स मोड में जाइए। दूसरा, आपने रियल्टी काउंटर की बात की है। देखिए, बजट हो, बजट से पहले हो, मैंने आपको शायद पिछले एक महीने के शोज में, आपके साथ तो शो नहीं हुए लेकिन आपके यहाँ पे जो चैनल पे शोज हो रहे हैं उनमें मैंने बोला है रियल्टी काउंटर से अब 3 साल की दूरी बनाइए। आप आज प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मैं 3 साल के आगे की बात कर रहा हूँ। और जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है ना उनमें बुक कर लीजिए। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं अपना स्टांस चेंज करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि साल भर में कोई रिक्वायरमेंट है स्टांस चेंज करने की। और मुझे ऐसा लगता है सरकार ने अभी एक किया फिर पीछे लेंगे, अगर ले लें तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी कोई खास सुधार नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेटेड प्राइस यहाँ पर
प्रॉपर्टीज के बढ़े हैं, और जिस हिसाब से अब नए प्रॉपर्टीज यहाँ पर परचेज होके कंस्ट्रक्शन पे आ रही हैं, उनकी कॉस्ट इतनी हाई है कि उसको लोन पे या बोरो करके ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है आम आदमियों के लिए, और हर कोई लग्जरी सेगमेंट पे नहीं जाना चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है रियल्टी काउंटर का जो सूरज उदय था वो अब धीमा हो जाएगा। और वैसे भी 166% रिटर्न ओवरऑल रियल्टी काउंटर में आपको देखने के बाद आपको लगता है कि आपको यहाँ से बड़ी रैली मिल सकती है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट पे आपकी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। अभी फिलहाल जिस हिसाब से मोमेंटम है उसको देखते हुए ज्यादातर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करिए। फ्रेश परचेजिंग करने के लिए बड़े मौके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, सीमेंट लीजिए, होटल लीजिए, दूसरी तरफ जाइए, पीएसयूज लीजिए, ऑयल लीजिए। लेकिन फिलहाल रियल्टी एक ऐसा काउंटर है जो कि अब आईटी काउंटर की तरह आपको सिर्फ धोखा देगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है सर, आप कहेंगे फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसी बेबैक राय शेयर करते हैं। 3 साल तो बहुत दूर की बात होगी सर, कोई 10 दिन 15 दिन की बात नहीं करता है, और आप कह रहे हैं कि 3 साल के लिए रियल्टी शेयरों से दूर रहना है, और विद प्रॉपर आप जो रिसर्च है, जो प्रॉपर रीजनिंग है, उसके साथ आप बता रहे हैं। तो मैं मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है सर, जिस तरह से आप अपनी राय शेयर करते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ आप बात करते हैं और बेबाक बोलते हैं। और मुझे याद है, ये थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, पीछे आपने आईटी की बात भी करी थी, आपको याद होगा जब आपने कहा था 2 क्वार्टर के लिए इससे दूर रहना, तो मैंने आपसे रीज़न भी पूछा था और आपने क्या बढ़िया तरीके से उससे एक्सप्लेन किया था। दाद देनी पड़ेगी सर जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए खास तौर पे जो छोटे निवेशक हैं सर वो आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और आपकी राय को सुनने के लिए इनफैक्ट आते भी हैं। और इसका मौका लेके मैं फिर से कहना चाहूँगा सर, एक दिन आप फिक्स कर दीजिए हमारे साथ इस शो के लिए, ताकि आपके जो चाहने वाले हैं, आपको सुनने वाले हैं, उनको पता हो कि रवि जी हमारे साथ किस दिन सुबह 7:30 बजे मनी 9 पर जुड़ने वाले हैं। तो क्या मैं समझ लूँ कि आप सुबह फ्राइडे को जुड़ेंगे, हर फ्राइडे को ही? जी देखिए सर, फ्राइडे तो नहीं, लेकिन मैं थर्सडे के लिए ज्यादा प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि आपके मंडे आपके शोज होते हैं, तो मैं थर्सडे को ही आपके साथ प्लानिंग कर रहा हूँ कि थर्सडे, एवरी थर्सडे हम लोग मॉर्निंग जुड़ें, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप सुबह थर्सडे को अपना समय देंगे। और वैसे भी उस दिन वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी होती है वायदा बाजार की, तो उठा पटक के दिन अगर आपकी एडवाइस मिल जाएगी तो दिन काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। कल की जहाँ तक बात है सर, पहली तारीख थी, तो उसके साथ साथ जो ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं और कई सारी कंपनियों ने नंबर्स दिए हैं और नतीजे भी आ रहे हैं कंपनियों के। बजाज ऑटो के ऑटो सेल्स के नंबर आए, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा के, टाटा मोटर्स के, एम&एम के, टीवीएस मोटर के, इन सब के नंबर्स आए। कोई बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नंबर्स किसी के भी नहीं देखने को मिले। टाटा मोटर्स के सीवी के जो नंबर्स आए वो तो इनफैक्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन मारुति के जो नंबर्स आए हैं, जो नतीजे आए हैं तिमाही आधार पर, वो काफ़ी स्ट्रांग थे। मुनाफा इनका शानदार बढ़ता हुआ देखा था। अब 16,000 के ऊपर के जो टारगेट हैं वो पहली बार मारुति के लिए आते हुए नजर आ भी रहे हैं। तो ऑटो सेल्स पर और खास तौर पे जो मारुति के जिस तरह के नंबर्स आए हैं, उसके बाद क्या यहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके बचे हैं सर? देखिए, खरीदारी करने के तो मौके संदीप जी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। जल्दबाजी में अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। और जो नंबर्स आए हैं उसकी वजह से, देखिए जब नंबर आते हैं तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ। मैं जनरली नंबर वाले दिन स्टॉक पे प्रॉफिट बुक करने की राय ज्यादा रखता हूं, ना कि वहां पर फ्रेश खरीदारी करने की। और उसके एक हफ्ते तक मैं खरीदारी नहीं करता हूं, क्योंकि स्टॉक को पहले सेटल डाउन होने देता हूं। क्योंकि ये ब्रेकआउट के साथ निकला, तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर अब काफी अग्रेशन आपको दिख रहा है। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि 13,000 14,000 के स्टॉक्स, 9,000 का बजाज, इन सब लेवल्स पर इन्वेस्टर की पॉकेट में इतना बड़ा पैसा नहीं होता है, एक दो शेयर खरीदना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, थोड़ा बिड यहाँ पर करना चाहिए, और इन जो रिजल्ट आए हैं इस पे थोड़ा मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। अगले 1 महीने 15 दिन के अंदर फिर से वापस से खरीदारी का मौका मिलेगा। और दूसरी तरफ है, इसी के मैं इसलिए ऑटो इंडस्ट्री पे पूरा का पूरा व्यू बता रहा हूं, जिससे कि आप ऑटो इंडस्ट्री के इस समय, आप इस महीने, यानी कि ये जो अभी अगस्त का पहला महीना चल रहा है, अगस्त के एंड तक और सितंबर के मिड तक आप ऑटो इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छा है कि आप फोकस करें ऑटो के स्टॉक्स की, यानी छोटे स्टॉक्स, जमुना ऑटो, ऑटो इंडिया, इस टाइप के स्टॉक्स जो पार्ट्स बनाते हैं, बेयरिंग के स्टॉक्स, उनमें ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम आपको दिखाई देगा, आपको वहां पर ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन ये भी है कि आप इन स्टॉक्स में बने रहिए, मैं ये निकलने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। थोड़ा बहुत मुनाफा यानी 30-40% इस बढ़त का फायदा उठाएं, मुनाफा बुक कर लें, फिर वापस चढ़ जाएंगे ट्रेन पे पैसा बड़ा करने के लिए।
चलिए ठीक है, तो 30 से 40% आप अपना ऑटो बड़े स्टॉक्स जो हैं उनमें मुनाफा वसूली कर सकते हैं, और छोटे जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं उन पर अगर आप फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपका मुनाफा ज़्यादा बनता हो दिखे, ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में गेंस बनते हुए दिखे। चलिए अब जल्दी से आज की तैयारी शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज चूंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अदानी के स्टॉक्स हम देख रहे हैं सर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। अदानी एनर्जी का QIP आया, $1 बिलियन की बजाय 5-6 गुना के रिस्पॉन्स वहां पे देखने को मिले। शेयर में दमदार एक्शन देखने को मिला, कल के सेशन में 11% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा अदानी पावर के नतीजे आए, मुनाफा 55% गिरा लेकिन शेयर फिर भी रिकवर हो गया। अदानी एंटरप्राइजेस के, अदानी पोर्ट्स के भी नंबर काफी अच्छे हैं, और अदानी एंटरप्राइजेस ने तो अपना फूड FMCG जो कारोबार है उसको भी डीमर्जर करने की बातचीत बोल दी है यहाँ पे। तो अदानी के शेयरों को लेकर काफी ज्यादा खबरें हैं, काफी लाइमलाइट में है, नतीजों के चलते या और जो न्यूज फ्लो है उसके चलते। कैसे अप्रोच करें सर, कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो इस पूरे पैक से? संदीप जी, आपने अदानी के ऊपर अगर एक डिस्कशन करते तो शायद 5 मिनट और ज्यादा लगते, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ। क्योंकि इस समय अदानी की स्टॉक एक ऐसे स्टॉक है, जब कोई हीरो की पिक्चर कुछ दिन तक नहीं आती तो लोग थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये ऐसा हीरो है जिसकी पिक्चर आने से पहले ही वो उछल कूद करना शुरू कर देता है, तो कुछ ऐसा ही है फिलहाल। वापस रिवीजन में ये है कि अब इस समय अगर अदानी ग्रुप के शेयर आपके पास हैं तो थोड़ा दौड़ चलनी शुरू हुई है, बने रहिए। अदानी पावर की बात करें तो 780 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 740 चल रहा है, 720 के स्टॉप लॉस से आप फ्रेश बाय कर सकते हैं। और अदानी इंटरप्राइजेस वापस से 3600 की तैयारी कर रहा है, तो थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा है, 3000 के स्टॉप लॉस से आप लंबे समय पे बाय करके चलिए। छोटे समय के लिए कर रहे हो तो मत करिएगा, नहीं तो आपको आपके BP बढ़ा देगा। क्योंकि मैंने बताया ना, पिक्चर फ्लॉप हो तो गिर जाता है, लेकिन फिर फ्लॉप पिक्चर से हिट पिक्चर की उम्मीद देता है और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप के है। लेकिन हाँ, एक स्टॉक है जिससे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है, वो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। 1350 का लक्ष्य रखिए, अभी 1275 क्लोज है, कोई बात नहीं, 1350 के आसपास तक आएगा। वहां पर आपको थोड़ा सा मुनाफा करना है बुक। और एक स्टॉक जिससे कि आप लोगों ने कई बार आपके उस पे इन्वेस्टर्स पूछते हैं, वो है AWL, जो कि अभी दुखी कर रहा है। तो 350 के पास चल रहा है, लेकिन इस उछाल में 400 तक पहुंचने का इंतजार करिए। और 400 पहुंचे तो भले अदानी के किसी शेयर को भूल जाइए, लेकिन AWL को एक बार काटने की जरूर सोचिएगा। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, आप ध्यान रखिए, लेवल्स का ध्यान रखिए, पूरे अदानी ग्रुप में जो उठा पटक है उसका फायदा उठाइए। ठीक है, अदानी पावर आप कह रहे हैं 780 तक चलाएगा, अदानी एंटरप्राइजेज 3600 तक के टारगेट आ सकते हैं, और 1350 के आसपास अदानी एनर्जी में, और AWL में 400 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो पूरा 360 डिग्री कवरेज हो गया जहां तक अदानी के शेयरों की बात है। इसके अलावा सर कुछ डिफेंस शेयरों की बात कर लें, आपने PSU की बात तो करी, लेकिन दो स्टॉक्स के बारे में मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूं। एक है BEL और दूसरा है HAL। आप इनके चार्ट देखिए, 3 दिन से लगातार इन शेयरों की पिटाई देखने को मिल रही है। क्या ये एक करेक्शन है, छोटा सा रिवर्सल है इन दोनों स्टॉक्स में? और अगर आप कहेंगे कि इसमें खरीदारी करनी है तो किन लेवल्स पे फिर करनी है? देखिए, ये तो अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए अगर BEL की बात करें तो अब 290 रुपए के पास मैंने पहले भी लेवल्स दिए हैं, लास्ट प्रोग्राम में भी आपके दिया था। 290 के आसपास आएगा तो BEL पे खरीदारी करिएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ये सब छोटी मोटी उछल कूद से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। HAL में अगर इस समय मैं देख रहा हूँ 4813 चल रहा है, मैंने कोई अभी नया चेंज नहीं किया। जब ये 5000 था तब भी आपको बताया था कि 4750 तक अभी ये लेवल आएंगे, तब तक इंतजार करिए। 4750 के पास कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर 1-2 वीक के लिए भूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक और डिस्क्लेमर जरूर है, ये सोशल मीडिया पे जो आ रहा है ना कि 4800 के नीचे गया, HAL टूट करके 4000 रुपए 3000 रुपए आ जाएगा, इन सब से जरा दूर रहिए। आपका माल कटवाने के लिए ऐसे सोशल मीडिया के जो यूट्यूब चैनल पे सिर्फ सेंसनाइज करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। Money9 को फॉलो करिए। मुझे ऐसा लगता है 4750 के पास मार्केट पे वापस से ट्रैक्शन होगा, लेकिन एक हफ्ता रुकने के बाद खरीदेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी शो को आपको फॉलो करते रहना है। हम चर्चा करते रहेंगे अगले वीक में भी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच की रखनी है। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए जहां तक HAL के शेयर की बात है। FMCG शेयरों की आपने बात करी सर, इमामी डाबर दोनों के नंबर्स आए हैं और दोनों के नंबर्स कुछ इतने खास नहीं देखने को मिले हैं, तो कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? डाबर, इमामी या फिर किसी और FMCG शेयर जो आपके रडार पे हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मैं इमामी, डाबर, इन सब पे अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख रहा हूँ। और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद देखने को मिलती है। लेकिन नो ट्रेड जोन भी एक चीज होती है जिसे आप साइडवेज कहते हैं,
इस लैंग्वेज में, तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी काउंटर में अगले एक हफ्ते का जो व्यू है वो थोड़ा सा ढीला ढाला सा है। हाँ, इंट्राडे में भी बहुत ज्यादा कुछ खास ट्रैक्शन आने की चांसेस नहीं है, तो आज के दिन एफएमसीजी काउंटर में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अवॉइड रखें ट्रेड से। चलिए जैसे एक ऐसे शेयर की बात कर रहे हैं जो कि साइडवेज नहीं है, जिसमें काफी दमदार एक्शन देखने को मिला, वो है सुजलॉन का स्टॉक। 8 दिन से लगातार इसमें तेजी देखने को मिली थी, लेकिन कल के सेशन में हमने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में बनती हुई दिखी है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, इसको कैसे आप रीड कर रहे हैं? थोड़ा और नीचे आने दें तो इसमें फ्रेश बाइंग करें या फिर मुनाफा वसूली कर लें? देखिए, ये तो अब रोलर कोस्टर राइड की तरफ जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर मुनाफा वसूली जरूर बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं मुनाफा वसूली के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि लोग मेरी सुनते नहीं है। ये कहेंगे कि उस लॉन पे आप, मैं हमेशा कहता हूँ लेवल्स का ध्यान रखिए। आप देखिए 54 के लेवल पे भी मैंने कहा था रुके बैठे रहिए, देखते हैं क्या होगा। बढ़ा, 68 का लेवल आया, तो 68 से 72 75 तक के लेवल अभी हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो 20-30% ही काटिए, लेकिन पूरा मत काटिए, काटने की पूरा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लोअर लेवल पे खरीदा है तो इन लेवल्स पर कुछ खास खतरा कम होगा। और अगर फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश एंट्री बनती है इसकी 62 के पास, उससे पहले बनता नहीं है, तो मैं फ्रेश तो नहीं खरीदने की राय दूंगा, लेकिन यहां से 75 72 के लेवल के लिए वेट करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन और अगर आता है, 65 के नीचे की क्लोजिंग जाएगी तो ही प्रॉफिट बुक करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। चलिए, तो 72 और 75 की तैयारी सुजलॉन कर रहा है। जिनके पास है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कर सकते हैं 20 से 30% की, लेकिन बने रहिए। 72 और 75 तक की तैयारी स्टॉक में आने की चल रही है। नतीजों के आधार पर देखें सर, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि कल रिएक्ट करते हुए दिखे थे। टाटा स्टील के नंबर्स आए थे, कमजोर बंद हुआ। कोल इंडिया के नंबर्स काफ़ी शानदार थे। सन फार्मा, एबी कैपिटल, सोनाटा के नंबर्स के बाद हमने देखा एक नीजक रिएक्शन नीचे की ओर आता हुआ दिखा। फर्स्ट सोर्स में पॉजिटिव रिएक्शन था, आईएफएल सिक्योरिटीज भी पॉजिटिव था, एसडीएम के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे। केआरबीएल, अरविंद फैशन, ये कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जहाँ पे छोटे स्टॉक जो निवेशक हैं, रिटेल निवेशक हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा रुझान रहता है। इसलिए मैंने इन स्टॉक्स को आपके सामने रखा है, अगर आपको कोई पसंद हो इनमें से। देखिए, मैंने अभी बताया कि मैं रिजल्ट के दिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रैटेजी रखूं, और इस समय के लेवल्स जो हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ अग्रेशन ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैंने इन स्टॉक्स को वॉच तो किया है, लेकिन अभी फिलहाल बाइंग या सेलिंग लिस्ट में नहीं रखा है। टाटा स्टील एक ऐसा था जिससे कि मैंने बाइंग लिस्ट पे रखा था, लेकिन वो मैंने 155 पे बाय किया, तो वेट कर रहा हूँ, टारगेट होगा 185 रुपए का। कोल इंडिया बाय की राय रिकमेंडेशन 500 520 से दे रखी है, 540 है, 580 का टारगेट है, तो मिड पे चल रहे हैं अभी। वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें, स्टॉक को बढ़ने दें, सही जगह मुनाफा बुक करें जिससे बड़ा मुनाफा हो सके। चलिए, जिनमें नंबर्स में रिएक्शन आ रहा है उनमें तो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जिनके नंबर्स आने वाले हैं सर, उसमें दिग्गजों की बात करें तो टाइटन है, यूपीएल है, हिंदुस्तान जिंक है, एलआईसी हाउसिंग है। कुछ बड़े नंबर्स हैं जो कि आज के सेशन में आते हुए दिखेंगे। कुछ और नंबर्स की बात करें तो उसमें डिलीवरी है, एलआईसी हाउसिंग, कैम्स, जीएसके फार्मा, मेड प्लस हेल्थ, सारेगामा इंडिया, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। हालांकि अब थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है रिजल्ट सीजन की थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, नीचे आ रही है। बहुत बड़े नाम नहीं हैं जिनके नंबर्स आ जाते हुए दिखेंगे, लेकिन कोई स्टॉक्स जो आपके रडार पे हो सर, जो आपको पसंद हो? देखिए, इसमें कुछ स्टॉक्स तो मैं रखता हूं जिनमें कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग करिए। टाइटन पे फोकस रखिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। एलआईसी हाउसिंग को वापस प्रॉफिट बुकिंग के लिए, प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है आपने नीचे खरीद रखा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस डिप पे मिलेगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। और हिंदुस्तान जिंक पे मैं प्रॉफिट बुक करने के बाद 2-3 दिन में फिर से बाय की राय दूंगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मत करिए और लॉन्ग टर्म पे चलने दीजिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, स्ट्रांग स्टॉक है, रिजल्ट भी यहाँ पर पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, बढ़त के थोड़े संकेत यहाँ पर बन सकते हैं। दूसरी तरफ सारे गामों को अगर देखता हूँ, मौका मिले तो निकलिए, बहुत ज्यादा कुछ लॉन्ग अपसाइड नहीं देखने को मिल रहा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को अगर देखते हैं तो इसको अभी होल्ड की राय होगी, इस पे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। और फार्मा सेक्टर से जीएसके फार्मा या कैंप्स, इनमें एक बार को प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। तो ओवरऑल सभी स्ट्रक्चर पे ध्यान है, सभी स्ट्रक्चर को यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर स्टॉक्स में रिजल्ट के टाइम पे आप लोग प्रॉफिट, यानी कि पहले स्ट्रैटेजी बनाइए तो बुक करिए, नया खरीदने के लिए बिल्कुल अवॉइड रखिए। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई नतीजों की। जहाँ तक रणनीति कैसे तैयार करनी है, चाहे वो नंबर्स आने वाले हो या जिनके नंबर्स आ चुके हो उससे पहले आपने पोजीशन बनाई हो। आज और छोटी अवधि में किन सेक्टर्स, किन शेयरों में पैसा बनेगा सर, जो स्टॉक्स आप हमारे लिए लेकर आए हैं अपने पिटारे से? देखिए, मैंने दो स्टॉक इस समय फोकस कर रहा हूँ, बहुत बड़े, मैंने बताया ना मैं बड़े स्टॉक खरीद नहीं पाता, छोटे की तरफ फोकस रखता हूँ। पहला है जीएमआर इंफ्रा,
वापस से ट्रैक्शन बना है, 100 के पास आ रहा है और यहाँ से बढ़त के संकेत दिखा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 110 तक इसके लक्ष्य यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। 96 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाय की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। दूसरा, एनबीसीसी काफी दिनों से एक डाउनवर्ड चैनल चल रहा था, 50 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है कल परसों में, तो अभी जो है वो वापस से एक अपवर्ड मोमेंटम बनाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, तो 198 यहाँ पर टारगेट अचीव होते हुए आ सकते हैं, इसको यहाँ पर फोकस करें। लेकिन अभी ये जो ऐसे स्टॉक हैं जिन्हें कि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट करने का भी मौका मिलेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो भी आप होल्ड करके चल सकते हैं, तो आप इन स्टॉक्स को यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। चलिए, तो जीएमआर इंफ्रा, जिसे हम जीएमआर एयरपोर्ट्स के नाम से अब जानते हैं, यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है 100 रुपये के आसपास, 110 का टारगेट होगा, 96 रुपये का स्टॉप लॉस। और एनबीसीसी जो आपकी स्क्रीन पर भी है, इसमें भी आपको खरीदारी करके चलनी है, 178 के आसपास है, 198 रुपये का टारगेट है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 174 रुपये के आसपास का। मौजूदा भाव आपके सामने है 178 रुपये के आसपास का। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आज सुबह सुबह आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब फ्राइडे आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अगले थर्सडे को आप हमारे साथ जुड़ेंगे। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन हाँ, क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए शुभ हो और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हो। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।